बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी काफ़ी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं। पॉलिटिकल पंडित्स और पॉलिटिकल गुरु जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स बड़ी उरूज पे है, नज़र कुछ नहीं आ रहा लेकिन हो बहुत कुछ रहा है। और उसका आज हमने एक देखा भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। बहुत ही तवील तरीन इजलास था। वज़राए आला को भी बुलाया, गवर्नर्स आए हुए थे और तर्जुमान मुख्तलिफ़ हुकूमतों के यानी कि PTI की मरकज़ और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान आए हुए थे। पूरी स्ट्रेटजी प्लान की जा रही थी और साथ ही साथ ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स भी मंजरेआम पे आ रहे हैं। कुछ मज़ीद वीडियोस आने वाली हैं। दोनों पार्टियां खेल रही हैं, इनडायरेक्टली प्रॉक्सीज के ज़रिए खेल रही हैं और बराह रास्त कोई भी ओनरशिप नहीं ले रहा, लेकिन बता रहे हैं कि उनके पास कुछ है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब गवर्नर्स जो हैं, गवर्नर सिंध भी अपना जो इख्तियार उनको है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्डीनेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भेजा, उन्होंने रोक लिया। पंजाब में ऑर्डीनेंस भेजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और कायम मुकाम गवर्नर थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने इतराज़ लगा दिया। तो गवर्नर्स अपने महदूद इख्तियारात को बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बदस्तूर नाराज़ है और बल्दियाती इंतखाबात सर पे हैं, लेकिन बल्दियाती कवानीन की मंजूरी नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब लंदन में हैं, उन्होंने क्या कहा वो ज़रा सुनिए। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली है। $2 अरब सालाना देना है IMF ने और उन्होंने हर चीज़ लिखवा ली है। 3 सालों में $6 अरब देना है। चौधरी साहब, स्टॉक एक्सचेंज मंदे का नीचे जा रही है और आज तो बहुत ज़्यादा नीचे गई है और उसकी वजूहात भी काफ़ी सारी बताई जा रही हैं। शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है, मिनी बजट की आमद है और इसके बाद जो कीमतें हैं ख़ास तौर पे बड़े बड़े शहरों में गैर मनकूला जायदाद जिनको प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, उनकी कीमतों का तयन असर नौ का तयन कर दिया गया है। नए टैक्स लगा दिए गए हैं। मिनी बजट के बारे में सोचा जा रहा है कि वो ऑर्डीनेंस के ज़रिए आए या कानून साजी के ज़रिए आए, क्योंकि IMF की शराइत पहले पूरी होनी है, उसके बाद किस्त वसूल होनी है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? गवर्नर पंजाब भी कह रहे हैं, इनको कोई समझाने वाला है? नहीं, गवर्नर पंजाब क्या कह रहे हैं? मैं तो वहां मौजूद था, उन्होंने काफी अपने कारनामे गिनवाए गवर्नमेंट के। दोबारा चौधरी साहब सुने कि वो क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा जी। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। $2 बिलियन उन्होंने सालाना हमें देना है और हमारी हर चीज उन्होंने लिखवा ली है। जी चौधरी साहब। नहीं, ये तो उन्होंने कहा है, लेकिन बेशुमार कारनामे जो PTI की गवर्नमेंट के उन्होंने बताए हैं और इमरान खान की क़यादत में जो काम हो रहा है उसका जो उन्होंने जिक्र किया वो भी काफी तफसील थी। 1-1.5 घंटा तकरीर की उन्होंने। चलें आपसे बात करते हैं फिर। इस वक्त हमारे साथ हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती कवानीन के बारे में एक बार फिर मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाज़ा बनते जा रहे हैं। कोर कमेटी का इजलास था PTI का, उसमें भी इसका तस्करा हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मान गई थी लेकिन अचानक उनका इरादा बदला। तो क्या है बुनियादी एतराज़ात क्या हैं और इनकी वापसी के चांसेस क्या हैं आपस में पैचअप के? लेकिन जी पहली बात तो ये है कि ये मेरे लिए खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मान गई थी। इन्होंने कहाँ पर मनाया है मुस्लिम लीग को, ये हमारी समझ से बालातर है। कल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने 2 मुलाकातें की थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ और कल ये मिनिस्टर्स लेवल पे एक कमेटी बनी हुई थी 7-8 मिनिस्टर्स की, वहां पर भी ये बात हुई है। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात को लोकल गवर्नमेंट के हम
2-3 नकात हैं जहाँ पर हमारा इख्तलाफ है, हमारी बड़ी शदीद रेजर्वेशन है उन पर। तो वो हमने उनका इजहार किया है कि जी इन नकात को आप दुरुस्त कर लें, तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमें क्या एतराज है, हम तो खुद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन चाहते हैं, होने चाहिए, और अगर वो नकात दुरुस्त हो जाते हैं तो मोस्ट वेलकम भी, हम क्यों नहीं। ये एक्ट भी मंजूर होना चाहिए, एक ये जो अभाम है ये खत्म होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक मुलाकात ली है, हो सकता है उस मुलाकात में कुछ फैसले हो गए हों, लेकिन अभी तक हमें कन्वे नहीं किया गया। तो जैसे कन्वे होगा उसको भी हम बताएंगे अपना दोस्तों को कि जी ये सूरत-ए-हाल है। तो चौधरी परवेज साहब ने बतौर कायम मुकाम गवर्नर के ऑर्डिनेंस वापस भेजा एतराज लगा के? सर इतराज लगा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास गए थे तो उन्होंने ये गुजारिश की थी कि यार इन चीजों को दुरुस्त करके लाओ, ये आप पंजाब के अवाम के साथ इस तरह का हम ना करें कि रूरल पॉपुलेशन जो नंबर में बहुत ज्यादा है जो नंबर में, वो उसको आप इग्नोर कर रहे हो। जिन लोगों ने सारी जिंदगी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो आप बैठकर अगर हमें डिक्टेट करेंगे कि जी इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, तो वो शायद मुश्किल हो जाएगा। अब जहाँ पर 20-25 हजार की आबादी का कस्बा नजर आता है, वहां पर कहा जाता है जी आप एक टाउन कमेटी बना दें। ये टाउन कमेटी, अब देखें ना, पिछले अदवार में जो टाउन कमेटीज बनी थी वो एक पॉलिटिकल मकासद के लिए बनाई गई थी कि जनाब हमारी वाह वाह हो जाएगी हल्के में कि जी हमने टाउन कमेटी बनवा दी। अब उसमें सूरत हाल ये है साबिर शाकिर साहब कि मुझे ये बताएं कि एक जिला नाज़िम के नीचे आपने तहसीलें खत्म कर दी। मुझे एक देहाती को अगर कोई काम पड़ जाए तो वो किसके पास जाएगा? फिर हमें कहा गया जी कि हम एक एक वाइस चेयरमैन ले आएंगे हर तहसील से, जो उस तहसील को लुक आफ्टर करेगा। मैंने कहा भाई लोकल गवर्नमेंट एक्ट देख लो, आप सारी जिंदगी का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देख लो, वाइस चेयरमैन की या यूनियन काउंसिल के नाज़िम की क्या हैसियत है? बिल्कुल सही है, कोई हैसियत नहीं है, जीरो हैसियत होगी। आप जो फैसिलिटीज हम अपने शहरी अवाम के खिलाफ नहीं है, हम इस हक पे हैं कि शहरियों के मसाइल कदरे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, आप उनको भी फैसिलिटेट करें और आप रूरल पॉपुलेशन को इग्नोर मत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खतरा क्या है, किस बात का खतरा है? ये तो जी वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता तो उन्हें किस बात का खतरा है या नहीं है या है, लेकिन ये अब अपना आप लोगों का क्या अंदाजा क्या है? कोई जाहिर है तुसी सर बड़े पुराने खिलाड़ी हो। नहीं हम पुराने खिलाड़ी हैं या नहीं है, लेकिन ये अंदाजे हमारे मैं भी कुछ पूछना है नहीं तो चलो फिर चॉइस साहब पूछ रहे हैं, तुसी चॉइस साहब में जरा गल करो। सामिक सर की हाल है? खैर की थे? अल्लाह का एहसान है। अच्छा, तो ये आपकी वजह से या आप और दूसरे ताजियों की वजह से ये गवर्नमेंट 3.5 के लिए है, 3.5 साल, और इश्यूज जो आए हैं बड़े इस गवर्नमेंट के खिलाफ, वो आई है कुछ नाहल और बदनवान लोगों का उहदों पर होना और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, बैड गवर्नेंस, महंगाई, बेरोजगारी, इन इश्यूज पर तो तारिक बशीर चीमा जो कि अवामी है, परवेज लाई भी अवामी है और शुजात भी, उस पर तो आप कुछ करते नहीं है। फ्रिवलेस इश्यूज पर, गैर जरूरी इश्यूज पर कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, फिर 2-4 मीटिंग करके फिर बैठ जाते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन और व्हाट इज योर पॉलिसी? देखिए ना, नहीं ये देखिए मैं चाहिए साहब बड़े इंतहाई अदब के साथ, अब कल की मीटिंग में भी हमने बड़े सीरियस इश्यूज उठाए हैं कि खुदा के लिए वो एक्ट लेकर आए लोकल गवर्नमेंट का जो पंजाब के अवाम महसूस करें कि उनकी फलाह के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बनाया जा रहा है। मसलन अब लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा चॉइस साहब, चीमा साहब जी, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी इसी सवाल के दौरान ही हमें ज्वाइन किया है हसन खाबर साहब ने, जो कि तर्जमान हैं पंजाब गवर्नमेंट, हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं, तो आपकी ये गुफ्तगू वो भी सुन रहे हैं। जी जरूर जी, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, जरूर सुने। अब देखें कि ये कल इन्होंने कहा है जी कि हमने ईवीएम मशीन को ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट का हिस्सा बनाना है। क्यों बनाना है? इसलिए कि अब ये एक्ट बन चुका है, इसके बगैर अब आइंदा इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये जो साहब आपके सवाल का जवाब है, तो मैंने इनसे कल बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि फिर आप सीधी तरह कहें कि हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। अभी तक एक मशीन, इस घड़ी तक एक मशीन अवेलेबल नहीं है ईवीएम की
इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि जी 2023 का इलेक्शन भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा इस सिस्टम के तहत। चले आप कामयाब हो जाए, करवा लें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 2 महीने के बाद 3 महीने के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं बल्दियाती, और अब आप उसको एक्ट का हिस्सा बना दो कि ईवीएम के तहत होंगे, तो इसका मतलब है नहीं होने। ये हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने आप को बना रहे हैं, पंजाब के अवाम को बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो मुझे तो, मेरी तो समझ थी ये चीजें बाहर है। नहीं, अगर आप पहले क्यों मान गए तो फिर मन मुकर जाते हो? किधर किसे मान गए सासी चोई साहब? बयान चल रहा है अभी, मैं तो टीवी पर देख रहा हूँ क्या कि वजीर आला साहब ने कहा कि कल इन्होंने एग्री कर लिया था, अब आप वजीर आला साहब किसको मिले हैं? परवेज अलाई साहब को मिले हैं, हमें मिले हैं, किसी और को मिले हैं। अगर तो किसी को मिले हैं तो वो एग्री कर गए हैं तो हम जिम्मेवार हैं जी। इसमें तो सही तौर पे ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझे नहीं पता उनको किसने कन्वे किया। हाँ, कल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मिले थे चौधरी परवेज अलाई साहब को, वो एक्ट लेकर गए थे कि जी ये हमारा प्रपोज एक्ट है जिसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट जी, सेक्रेटरी का तो काम नहीं है। तो फिर ये तो चीफ मिनिस्टर साहब से आप पूछे ना भाई, आप किसको मिले थे, किसने एग्री किया था आपसे? जी मैं साहब हसन खावर साहब से ना पूछ लें ये बात। जी जरूर पूछें जी, जरूर पूछें। हसन साहब बताएं क्या मसला क्या है बल्दियाती इलेक्शन के बारे में? आपने अपनी इत्तेहादी जमात को नाराज़ कर रहे हैं, उनकी तजावीज़ हैं, अच्छी तजावीज़ हैं। आप तहसील का जो नाज़म है वो ख़त्म कर रहे हैं, तहसीलों के चेयरमैन ख़त्म कर रहे हैं और सब कुछ इख्तियारात मुर्तकिज़ कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखें, इत्तेहादियों के जो कंसर्न है और चीमा साहब की जो जमात है हमारे इत्तेहादी हैं, और इनकी जितनी भी बातें हैं वो हमारे सर आँखों पे हैं, उसे कंसिडर कर रहे हैं, उसी पे बातचीत हो रही है। पहले जो ड्राफ्ट आया था, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी, मुख्तलिफ मराहिल में उनकी पार्टी से बातचीत हुई थी और ये ऑन बोर्ड थे। अब अगर मज़ीद को इनकी चीज़ें हैं जिस तरह सामने आई हैं तो उस पर भी बात बिल्कुल हो रही है और देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो ये सारी बातें वो हैं जिस पर डिस्कशन की ज़रूरत है और वो हो रही है, और इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में ये बात आ जाएगी। मेरे इल्म में है ये जो चीमा साहब ने बात बताई है, और ये बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि 1-2 चीज़ों पर एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन अगर किसी तरह से कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई है, कोई और हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर जिसके ऊपर कोई एग्रीमेंट ना हो सके। आज उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कोर कमेटी के इजलास में कि जनाब हमारी बातें ठीक हो गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि दोबारा जाके आप बात करें, काफ लीग को मुतमईन करें। देखिए, कोर कमेटी के इजलास में बात बिल्कुल बल्दियाती कानून के हवाले से हुई है, और इस बात का हवाला आया है कि पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इनसे बात जो थे, इनके सारी सिफारिशात वो हो गई हैं, एक एग्रीमेंट आ गया है, लेकिन अगर कोई मज़ीद चीज़ें रह गई हैं इसकी बात आई तो वो अब हम जाके बातचीत कर रहे हैं। कोई उसमें मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि उसमें कोई गवर्नमेंट का एक बिल्कुल अलग व्यू है और उनका एक अलग व्यू है। तो आप काफ लीग की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। देखिए, इत्तेहादियों के साथ चलना है, इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में बैठे हैं, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है, उनकी बात सुननी है, उनसे बातचीत करनी है। अगर हमारी बात में मेरिट होगा, अपनी बात उनको बताएंगे, उनकी बात सुनेंगे, बातचीत से ये मसला हल। आज वज़ीर आज़म ने क्या कहा है कि काफ लीग को मुतमईन करें, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें, या ये कहा है कि दोबारा से बातचीत करें? नहीं, ये नहीं कहा। ये हुआ है कि उसके मीटिंग के बाद एक अगली मीटिंग थी जो फिर मैं ज़ाहिर अटेंड नहीं कर सका। वो मीटिंग के अंदर फिर इन इश्यूज़ के ऊपर ज़रा डिटेल बात होनी थी, एक छोटे ग्रुप में बैठ के करनी थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है कि इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है, और कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर कोई 2 बहुत ही मुख्तलिफ रास्ते हों। आपने जिस बात का हवाला दिया उस पर बात हो रही है कि तहसील पे क्या होना चाहिए, ज़िले पे क्या पावर होनी चाहिए, तो ये बातचीत से हल हो सकता है। और जो ईवीएम का तनाज़ा खड़ा किया, फिर मैं चीमा साहब से पूछता हूँ कि ईवीएम आप कहते हैं कि जी इस मौके पे कि ईवीएम के तहत इलेक्शन होंगे, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ तो यही हैं। तो इसका मतलब है कि पंजाब गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन हो और इस तनाज़े को ज़रा थोड़ा सा आगे खींचा जाए। पंजाब हुकूमत चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शन हो, टाइम पे हो और शफाफ तरीके से हो और क्रेडिबल हो। जहाँ तक ईवीएम से हो या मैनुअली हो? ईवीएम से हो। देखें, उसकी वजह देख लेना। देखें, वफाकी हुकूमत एक कानून साजी कर चुकी है, अब तमाम जो कवानीन है वो उसके साथ होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तो मैनुअल हो रहे हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा में तो अब बिल्कुल ही सर पे आ गए ना, बिल्कुल। लेकिन इस्लामाबाद का जो कानून बना है वो भी ईवीएम के हिसाब से है, हमने भी उसी हिसाब से बनाना है। चीमा साहब, ये हसन खावर साहब ने आज की बात बताई है, तो वो कहते हैं जी हम, मेरा ख्याल है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है जैसे हम समझ रहे थे। वो कहते हैं बातचीत दोबारा करेंगे। देखें साबर साहब, ये तो बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है। मैं आप इनसे मेरी तरफ से सवाल पूछ लें जी, क्या इस घड़ी तक एक भी ईवीएम मशीन इस मुल्क में मौजूद है? एक भी हमें जो तजुर्बा ही नहीं होया।
हमें जो वजीर आजम साहब ने मशीन दिखाई थी उसके बारे में कहा गया था बड़ा क्लियर अल्फाज में कि जी ये मशीन नहीं होनी, इसके साथ मिलती जुलती मशीन होगी। ये अल्फाज थे मोहतरम शिबली फराज साहब के। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको गुजारिश कर दूं कि यार इनसे ये पूछ लें कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे अगले 2-3 माह में ईवीएम के तहत इलेक्शन कराने की पोजीशन में है। अगर ये कहते हैं कि हम हैं तो वेरी गुड, फाइन, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। जी सर, खबर साहब। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, हमने तो कानून साजी किया है। और बात ये है, देखें, जब हम ये समझेंगे, जब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोशिश करेगा, मशीनें लेने के लिए टेंडर करे, सारा कुछ करे, ना बिड्स आ रही हो ना हो, को बात समझ आती है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन बैठे बैठे ये कहे कि ये तो नहीं हो सकता, तो वो तो फिर 11 साल से बात चल रही है ना। वो तो कभी भी नहीं, 11 साल भी कम मुद्दत थी ईवीएम कराने के लिए। उसमें देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 कमेटियां बना दी हैं। 4-4 हफ्तों के बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी है। उन्होंने वेयर हाउस मांगे हैं, उन्होंने कुछ फंड्स मांगे हैं तकरीबन 60 अरब रुपए, और वेयर हाउस चाहिए जहाँ पे वो 4-5 लाख मशीनें ला के रखनी हैं। उसके बाद ट्रेनिंग होगी। अभी तो 4 हफ्ते के बाद रिपोर्ट्स आनी है। उनके जेहन में तो है अगला जनरल इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन तो उनके जेहन में नहीं था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमने इलेक्शन करवाना है जिस पे सवालात ना उठें, और जिसमें आरटीएस वाला मामला जो पहले इतराज़ात उठे थे उस तरह का ना हो। जब हम मुतमईन होंगे, टेक्निकल टीम उनकी अलहदा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की टीम अलहदा है, 3 कमेटियाँ उनकी मौजूद हैं। तो इसलिए जो चीमा साहब बात कह रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमने ईवीएम के ज़रिए ही करवानी है, तो वो तो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर वो पॉसिबल नहीं तो मैनुअल तरीके से इलेक्शन करवा देंगे आप, ये बता दें। मैंने तो बड़ा आपको क्लियर कहा है कि इलेक्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इलेक्शन होने हैं इंशाल्लाह, वक्त पे होने हैं, हमारी पूरी कमिटमेंट है। अभी तो ये ड्राफ्ट लॉ है। ये जो बातें आप कर रही हैं, ये बातें जब असेंबली में भी ये कानून पेश होगा उस पर बातचीत होगी, जाहिर है बातचीत होगी। अभी ये ड्राफ्ट लॉ की हैसियत रखता है। मैंने आपको पार्टी का मौक़िफ़ बताया है, क्योंकि पार्टी ने कानून साजी वफाकी हुकूमत पे की है कि ईवीएम के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो भी अब इलेक्शन हो वो ईवीएम के मुताबिक हो, क्यों ना हो, शफाफ तरीके से हो। लेकिन ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, ये जाहिर है ज़ेर बहस हैं। मैं सर एक बात पूछ रहा हूं जी, एक बात, आप ईवीएम जी एक सवाल चौधरी साहब, आप ईवीएम को प्रायोरिटी देंगे या 2 महीने के बाद इलेक्शन को प्रायोरिटी देंगे? इलेक्शन अगर डिले होता है ईवीएम की, मैं तो जी चीमा साहब, पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस है, मैं तो जी उसको प्रायोरिटी दूंगा। एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि जी इतने इस अरसे में आपने करना है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी में मसरूफ है। अब हमने एक नया बीच में वो एक पॉइंट ले आए हैं कि जी ईवीएम के तहत होना है, तो ईवीएम के तहत अगर ये करवा सकते हैं तो भले करवाएं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर महसूस कर रहा हूं कि ये चूंकि दीज आर अवॉइडिंग टैक्टिक्स, ये अवॉइड करने की टैक्टिक्स हैं, डिले करने की टैक्टिक्स हैं। आप मुझे नहीं समझ लग रही कि मैंने आपको पहले कहा ना जी कि बड़े छोटे छोटे तनाज़ात हैं, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं कि मसलन जहां पर उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि आप एक पॉपुलेशन का टारगेट बना लें कि इससे ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहर में हम सिटी गवर्नमेंट बनाएंगे और बाकी हम अलहदा करेंगे। इससे छोटे जितने टारगेट्स होंगे पॉपुलेशन के, वो जो है अपनी अपनी तहसील में जम हो जाएंगे, जिला कौंसिल में जम हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो 20,000 की आबादी है, जो 26,000 की आबादी है, हमें कहा जा रहा है ये टाउन कमेटी इसको एक्सेप्ट करें। हम कैसे करें यार? हम रूरल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, हमें पता है वहां पे क्या मसाइल है, लोग रोजमर्रा जिंदगी में किन किन मसाइल से गुजरते हैं और क्या उनके प्रॉब्लम किस तरीके से हल होते हैं, वी नो इट। लेकिन अगर ये इस तरह मतलब चाह रहे हैं कि इलेक्शन, अब ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जी, हम तो छोटी पार्टी है कि जो करना चाहते हैं करने, हमें तो कोई इतराज नहीं। इन्होंने पहले कौन सी देखा ना, ये बार बार कह रहे हैं हम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं अपनी शराइत पर, इत्तेहादियों से मशवरा करके नहीं। सही, ये हमसे किसी ने मशवरा नहीं किया। ये चौधरी साहब के पास गए हैं, लोकल गवर्नमेंट पे हमने शोर मचाया है, उसके बाद मीटिंग शुरू हुई, हम रात को एक ड्राफ्ट एक फाइनल करके आते हैं, सुबह उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है। जी चौधरी साहब आप कुछ पूछ रहे थे? तारक बशीर चीमा साहब, अगर जान की अमान पाऊं तो मेरा ख्याल है अगर आपने ईवीएम के ऊपर इलेक्शन कराने हैं,
जिसका अभी एक मशीन नहीं आई, एक पोलिंग स्टेशन पर तजर्बा नहीं हुआ, किसी जगह किसी इंडिपेंडेंट अदारे ने इसकी वैल्यूएशन और इसकी मतलब ड्यू डिलीजेंस नहीं की, वो आप अगले 3 साल में ईवीएम की बेस पर इलेक्शन नहीं करा सकते। इसका मतलब है कि आपको कौमी असेंबली की 1 साल एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। सर यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ चौधरी साहब, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। आप देखें, आप ये वो काम होते हैं। अब कल एक मीटिंग हुई है, आज इन्होंने मीटिंग किया, इनको शाम को बैठना चाहिए था साथियों के साथ, फॉर एंड अगेंस्ट उस पर डिस्कशन होती। अब चीफ मिनिस्टर साहब वापस जाएंगे, हमें नहीं पता चीफ मिनिस्टर साहब को किसने कहा कि काफ लीज मांगी। आज मुझे एक साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा जी हमने चौधरी साहब को मना लिया था, आपने आकर रंग में भंग डाला। अब इस इलेक्शन को, इस एक्ट को रंग में भंग डालना तस्वर किया जाए तो सीरियसनेस नजर आ जाती है ना कि कितने ना पाया करो रंग च भंग। ਅਸੀਂ नहीं पाते जनाब, ਤੁਸੀਂ ਨੇਰ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ नहीं पाते। हसान साहब, अच्छा आपको हसान खावर साहब, इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन की मोहलत दी है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप नया कानून जो भी लाना चाहते हैं ले आए। अब आपके गवर्नर साहब जो हैं वो बैठे हैं लंदन में और कायम मकाम गवर्नर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब। एक ड्राफ्ट भेजा, उन्होंने वापस कर दिया, उन्होंने कहा जी पहले इसको सेट करें। अब गवर्नर साहब जो है, कायम मकाम गवर्नर या गवर्नर जो भी, वो 15 दिन तक एतराज़ लगा के वापस भेज सकते हैं, 15 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ में अगर दोबारा आप वापस भेजते हैं उन्हीं को, तो फिर भी वो 10 दिन और रख सकते हैं अपने पास। 25 दिन का ये पीरियड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है आपको 7 दिन के अंदर अंदर करें, और अदरवाइज इलेक्शन कमीशन मैनुअल तरीके से इलेक्शन करवाएगा बल्दियाती। तो आप तैयार हैं इस मामले पे? देखें, ये तो बात तब आती जब हम कोई तरीका ढूंढ रहे होते हैं कि हमने ज़बरदस्ती ऑर्डिनेंस करा कर ये ले जाना है और इलेक्शन ही करवाने और इत्तेहादियों को साथ नहीं लेकर चलना, तो फिर हम कहते हैं कि जी परवेज इलाही साहब कायम मुकाम गवर्नर है। ये इसलिए बातचीत नहीं हो रही कि वो कायम मुकाम गवर्नर है, इसलिए बातचीत हो रही है कि हमारे इत्तेहादी हैं, उनसे बातचीत अगर कल तय पा जाएगी तो कल ये मसला हल हो जाएगा, परसों हो जाएगी तो परसों तय पा जाएगा। तो बातचीत से इस मसले को लेकर चलना है। मैं तारिक बशीर चीमा साहब की तमाम बातों से एग्री करता हूँ, सिर्फ एक बात से एग्री नहीं करता, बसद एहतराम। उन्होंने कहा ये डिलेइंग टैक्टिक है, नहीं डिलेइंग टैक्टिक नहीं है। उन्होंने जो बात अपने दही इलाके के हवाले से की बल्दियाती कानून में, उस बात में वजन है। जाहिर है कि उनका इतना तजुर्बा है, उन्होंने देखा है, उनकी जो सजेशंस हैं वो किसी वजह से हैं। वो उनको कहते हैं कि ये इस तरह से बेहतर हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकती है। ईवीएम के ऊपर वो जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम अगर ये करवाना चाहते हैं और अगर हो सकता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि वफाक में जब कानून साजी हुई तो हमारे साथ ही थे ना। लेकिन पॉसिबल नहीं है सर 2 महीनों में। तो मैं कह रहा हूँ फिर असेंबली में ये बात करेंगे ना, बातचीत करेंगे इसके ऊपर कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, किस जगह हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन इस सूरत में हम ये कहें कि जी वफाक एक कानून लेके जा रहा है और हम एक एग्जेम्पशन क्रिएट कर दें, मुनासिब नहीं है। इस बात को डिस्कस होना ज़रूरी है, हमने अपने लॉ को वफाक के साथ अलाइन करना है, लेकिन ये बातचीत असेंबली में की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं कि इलेक्शन इन टाइम हो जाए? बेशक शाकिर साहब, मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ। जी सर। मैं इजाजत चाहूंगा। जी सर। हमने कल ये जब डेडलॉक क्रिएट हुआ है तो उसके बाद हमने इनसे बड़ी मुद्दबाना गुजारिश की थी शाह महमूद कुरैशी साहब से। अब मैं भी 2 दफा जिला नाज़िम रहा हूँ, मैं जिला काउंसिलों का मेंबर भी रहा हूँ, मखदूम साहब भी जिला नाज़िम, वो लोकल गवर्नमेंट के वो कीड़े हैं। हमसे हम चले, मैं तो शायद वो इतना काबिल नहीं होऊंगा, लेकिन मखदूम साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता कि लोकल गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं, क्या फवायद क्या हैं उसके। हमने उन्हें बड़ा क्लियर कहा था कि मखदूम साहब, दिस इज दी लाइन विच वी हैव ड्रॉन, के मेहरबानी करें, आप रूरल पॉपुलेशन को इग्नोर करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस एक्ट को सपोर्ट करना। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि हम 20-20 हजार के कस्बे को, 25-25 हजार के कस्बे को, उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 8-10 लाख का शहर हो तो वो बनना चाहिए सिटी गवर्नमेंट, वो बननी चाहिए म्यूनिसिपल कमेटी। आज 20 हजार वाली भी बन रही है, 25 हजार वाली। हमने किस किस की ख्वाहिश को पूरा करना है? बिल्कुल ठीक है। उन लोगों की ख्वाहिशात को हमने पूरा करना है जिनको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की अलग बे का नहीं पता। हम तो देखिए, हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आप ये मंजूर करवाना चाहते हैं, आप करवा लें, बसंत शाह, हमें तो उस पर कोई इतराज नहीं है। आप इलेक्शन देखें ना, सुबह इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो जिस हालत में भी होंगे हमने लड़ना है।
हम तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, हमने तो उनको इग्नोर नहीं करना है, इलेक्शंस को ना अवॉइड करना है, लेकिन ये इलेक्शन इस तरीके से नहीं होने जा रहे, ये बात भी मेरी लिखने में ऑन एयर है, इस तरह नहीं होने जा रहे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल चीमा साहब, ये अगर उसकी वजह ये है कि आप जितनी आप हमारा काम है वजीर आजम साहब को दयानतदारी से, चाहे उनको बात अच्छी लगे बुरी लगे, दयानतदारी से अपनी राय का इजहार करें, उनको बताएं कि जी ये अवामी ख्वाहिशात है, ये अवामी जज्बात हैं, ये आपके फायदे में है, ये बेहतर है, ये अच्छा गलत है। चीमा साहब, आखिरी बात, उसके बाद ब्रेक पे जाना है। ये बताएं, वजीर आजम इमरान खान अगर मुतमईन है तो इसका मतलब है पंजाब गवर्नमेंट को या पीटीआई पंजाब को कोई इश्यूज है? सर हमें नहीं पता, ये देखिए, ये तो वो बता सकते हैं वजीर आजम साहब। देखें, वजीर आजम साहब को जब भी हमने कोई बात कही है, वो जब से मामला हमारे, देखिए हम उनके वाहिद इत्तेहादी हैं पंजाब में, मरकजी में तो 2-4 जमातें और भी हैं, पंजाब में हम इनके वाहिद इत्तेहादी हैं। हमारे रोजमर्रा इख्तलाफात सामने आते हैं, वो सब ज़ाहिर जब वो आनी ही है, इसलिए कि एक साल में चलते हुए हर चीज पे इत्तफाक राय नहीं होता, लेकिन वजीर आजम साहब हमेशा ये कोशिश करते हैं कि यार इसको खुश उसलूबी से इन मामला को हल कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। हमने अपने तौर पर वजीर आजम साहब को आज मैसेज भेजा है। बिल्कुल हमने उनसे गुजारिश की है कि आप इसमें इंटरवीन करें, ये हमारे लिए मुश्किल है इसको इस शक्ल में कबूल करना, और हम इसको कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इस बात का हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इसको कंसिडर करेंगे, और बड़ी जायज बात है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हम ब्रेक पे जाते हैं, और बशीर चीमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अभी आप तारिक बशीर चीमा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, तो उन्होंने 2 खबरों की तस्दीक की जो कि ARY न्यूज़ कुछ देर पहले ब्रेक कर चुका था अपने ज़राए के हवाले से, जो कि कोर कमेटी में हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का जो मुकालमा था वो भी, और दूसरा ये कि काफ लीग ऐसे किसी एक्ट को सपोर्ट नहीं करेगी जिसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाएंगे। तो हसन खबर साहब, अब बाल है आपकी कोर्ट में, तो क्या आप काफ लीग की सारी बातें मान लेंगे और उसके बाद विद इन पीरियड जो है वो ये सारी लेजिस्लेशन करेंगे और बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएंगे? साबिर साहब देखें, बातचीत तो जारी है, और मैंने आपको वाज़ेह कर दिया पार्टी का मौक़िफ़, और पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इस मसले को खुश उसलूबी से हल करना है, बातचीत से हल करना है, अफ़ाफ़ो तफ़हीम से हल करना है। ज़ाहिर है उनको जो मुतालबात हैं उस पर बात हो रही है, कोई ऐसी चीज़ उसमें ना उनकी तरफ से है ना हमारी तरफ से जो डील ब्रेकर हो, तो इंशाल्लाह बातचीत से ही मसला हल करेंगे। और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने बातचीत से मसला ना हल करना होता या इसमें कोई फेयर प्ले ना होता, तो हम चौधरी साहब के एक्टिंग गवर्नर बनने का इंतज़ार क्यों करते? हम पहले एक दिन पहले करा लेते ऑर्डिनेंस। तो ये बिल्कुल इन गुड फेथ हुई है बात सारी, उनके एतराज़ात भी बिल्कुल हमारी सर आंखों पे उस पर बातचीत भी हो रही है, और इंशाल्लाह लेके चलेंगे। किस चीज़ पे क्या पोजीशन फाइनल होगी ये कहना इस वक्त मुश्किल है, वही बातचीत में ही तय होगा, लेकिन इस पर कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अच्छा, एक और अभी तारिक बशीर चीमा साहब भी कह रहे थे कि ये EVM पे इलेक्शन होने वाले नहीं हैं। दूसरी जनाब राना सनाउल्लाह साहब हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, वो क्या कह EVM के बारे में, ज़रा सुनाइए जी। अदालत में हम जाएंगे, लेकिन क्या ख्याल है आपका कि अगर अदालत से EVM ना रुकी तो फिर EVM के ऊपर इलेक्शन हो जाएगा? ये बात जो है, ये जो कह रहे हैं ना कि जी 2 टोक फैसला है हमारा, तो हमारा भी जो है वो बिल्कुल 2 टोक फैसला है कि EVM के ऊपर किसी कीमत के ऊपर जो है वो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। EVM पे किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज। इसका रद्द-ए-अमल लेते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब का जी शॉट दोबारा सुनवा दें। अदालत में हम जाएंगे, लेकिन क्या ख्याल है आपका कि अगर अदालत से EVM ना रुकी तो फिर EVM के ऊपर इलेक्शन हो जाएगा? ये बात जो है, ये जो कह रहे हैं ना कि जी 2 टोक फैसला है हमारा, तो हमारा भी जो है वो बिल्कुल 2 टोक फैसला है कि EVM के ऊपर किसी कीमत के ऊपर जो है वो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। जनाब, ना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, अदालत में जाना किसी भी पार्टी का हक है और ज़रूर जाएं। 2 टोक फैसला नहीं है, कानून है। इस वक्त EVM का इस्तेमाल कानून है, और अगर कोई कानून शिकनी करना चाहता है तो उसकी सज़ा भी कानून ही बताता है, ये भी बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है राणा साहब से, मुस्लिम लीग नून से, अपोजिशन से, कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ें, इलेक्शन को शफाफ बनाएं। इस मुल्क को क्रेडिबल इलेक्शंस की ज़रूरत है, और पिछले जो माजी में उन्होंने कर दिया वो कर दिया,
लेकिन कम से कम अपने बच्चों को एक ऐसा निज़ाम दे के जाएँ जहाँ पे लोग आराम से वोट दें, उनको पता हो कि उनके वोट का सही इस्तेमाल हो रहा है, और अगर कोई जेन्युइन इनका कंसर्न हो बात करें, क्योंकि हमारा मकसद भी इलेक्शन को शफाफ बनाना है। राना साहब ने एक और मॉडल का जिक्र किया, वो भी सुना दें जी ज़रा, TLP मॉडल सुनाइएगा जी। एहतजाज के दो ही मॉडल हैं। एक वो मॉडल है जलसा हो सकता है, एहतजाजी रैली हो सकती है, पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है या बाइकआउट किया जा सकता है। दूसरा मॉडल ये है जो TLP मॉडल है। अगर हुकूमत जो है वो EVM के ऊपर इलेक्शन करवाने की कोशिश करेगी और फिर हर इलेक्शन के दौरान हर पोलिंग स्टेशन पे वो फिर वही कुछ होगा कि इलेक्शन तो इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़ा होते हैं, ये इलेक्शन जब जी सर TLP मॉडल। अगर मैं सानिया मॉडल टाउन को याद करूं तो मुझे राना सनाउल्लाह की बात सुन के कोई हैरानी नहीं हुई। ये इनकी पार्टी का पुराना वतीरा है, ऐसी बातें बहुत ख़तरनाक हैं मुल्क के लिए और उनको ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब को आपने सुना, राना सनाउल्लाह साहब के शॉर्ट्स सुने, तारिक बशीर चीमा साहब थे हमारे साथ। प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।